आज मैं आपको लर्न टू अर्न बाय पटेल लंच द्वारा लिखी गई बुक कि कैसे आप सक्सेस पा सकते हो, इसका एक छोटा सी समरी बताने जा रहा हूँ। हमें बचपन में स्कूल में बहुत कुछ सिखाया जाता है, जैसा कि अकाउंट्स, इकोनॉमिक, मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटेक्निक, यहाँ तक कि कुकिंग और ड्राइंग भी। लेकिन वह हमें सबसे ज़रूरी चीज़ सिखाना तो भूल ही गए हैं, जो कि है इन्वेस्टमेंट। हम देशभक्ति की बात करते हैं, हम आर्मी की बात करते हैं, इंस्टाग्राम पे कैसे फेमस हो इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन हम एक बात भूल जाते हैं कि एक देश को उसका बिजनेस महान और स्वतंत्र बनाता है। बिजनेस की वजह से ही हमारी जीडीपी भी बढ़ती है, हमारी इकोनॉमी बढ़ती है, इसकी वजह से लोगों को रोज़गार मिलता है, फाइनली देश की ग्रोथ होती है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि बिजनेस कैसे ग्रो करते हैं? वे तब ग्रो करते हैं जब कोई उनमें पैसा इन्वेस्ट करता है। आज हम इसके बारे में ही सीखेंगे, आखिरकार इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कंपनी कैसे ग्रो करती है, हम किन किन चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस बुक समरी को उतना ही एंजॉय करेंगे जितना कि हम इसे बनाने में कर रहे हैं। तो पहला चैप्टर है लर्न टू अर्न का ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ कैपिटल। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर कंपनी क्या होती है। जब कई लोग एक साथ मिलकर एक बिजनेस करना चाहते हैं तो वे एक कंपनी बनाते हैं। कंपनी बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, बस आपको कुछ लीगल पेपर देने होंगे, फीस भरनी होगी, फिर कंपनी बन जाती है। अब तो ये और भी आसान हो गया है। भारत सरकार ने केवल आधार कार्ड सबमिट करने पर ही कंपनी फॉर्मेशन की अनुमति दी है। कई लोग सोचते हैं कि कंपनी का मतलब एक बिल्डिंग या एक ऑफिस होता है, लेकिन कंपनी कुछ लीगल पेपर का एक फोल्डर है। लोगों की नज़र में कंपनी एक अलग इंसान होता है, जैसे कि मैं और आप, जिसे गवर्नमेंट सज़ा भी दे सकती है, उस पर फाइन भी लगा सकती है। इसका फ़ायदा ये है कि मान लीजिए आपने एक कंपनी खोली, आपने उस कंपनी में 1 लाख इन्वेस्ट किए, कल को उस कंपनी से कोई गलती हो जाती है तो केस कंपनी के ऊपर होगा, ना कि आपके ऊपर। इसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख का नुकसान हो सकता है। वही 1 लाख जो कंपनी ने इन्वेस्ट किया था। गवर्नमेंट आपके पर्सनल एसेट्स, यानी कि जो आपका घर है, गाड़ी है, गोल्ड है, नहीं ले सकती। ये कंपनी बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आप लायबिलिटी लिमिटेड होती हैं, यानी आप उतनी ही जितनी आपने इन्वेस्ट की है। इसलिए कंपनी के नाम के आगे लिमिटेड शब्द लगाया जाता है। अब टाइप ऑफ कंपनी के बारे में जानते हैं। कंपनी 2 प्रकार की होती है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी उसे कहते हैं जिसमें आम पब्लिक पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकती। अगर आपको किसी प्राइवेट कंपनी में हिस्सेदारी चाहिए तो एक ही रास्ता है, आपको ओनर से शादी करना पड़ेगी। और पब्लिक कंपनी, ये वह कंपनी होती है जिनके शेयर मार्केट में ख़रीदे हुए बेचे जा सकते हैं। इनके शेयर कोई भी खरीद सकता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, बस आपके पास इन्हें खरीदने के लिए पैसे होने चाहिए। जबकि हम किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो हम कंपनी के मालिक बन जाते हैं, बेशक छोटे से ही सही, लेकिन मालिक ज़रूर बनते हैं। हम अपनी पसंद की किसी भी कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि ज़्यादातर लोग ज़िंदगी में काफ़ी लेट इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि उनका ये कहना होता है कि अभी जॉब नहीं है, मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर लूँ। लेकिन हम जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट
करना शुरू करते हैं उतना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा लेसन है कि हमें सेविंग करने की शुरुआत करनी होगी। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक लड़का है राजीव, उसकी अभी अभी नई जॉब लगी है जिसे लोगों को दिखाना है कि वह एक अमीर बन चुका है। वह सोचता है कि अब क्यों ना एक अच्छी सी 20 लाख की गाड़ी ले लूँ। इसे खरीदने के लिए वह लोन लेता है। वह अपनी सारी सेविंग निकालकर 2 लाख का डाउन पेमेंट देता है और फिर 18 लाख का लोन लेता है। उसने 5 साल का लोन 11.6% की रेट पर लिया। अब हर महीने वे लगभग 40,000 उसकी इंस्टॉलमेंट भरता है। शुरू में राजीव जब भी अपनी नई गाड़ी कहीं पार्क करता तो लोग वाह वाह करते रहते, लेकिन 5 साल के बाद गाड़ी पुरानी लगने लगी। ऐसी गाड़ी को देखकर कौन वाह वाह करता। लेकिन ऐसी गाड़ी खरीदने के चक्कर में राजीव ने लोन ले लिया। वही लोन को चुकाने के लिए उसे 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ा, यानी कि एक गाड़ी पर 20 लाख की जगह 26 लाख का खर्चा हुआ। 5 साल के बाद जब अपने लोन चुका दिया तब उसके पास एक ऐसी गाड़ी थी जिसे वह पसंद भी नहीं करता था, जिसकी कीमत मार्केट में सिर्फ 8 लाख रह गई थी। वहीं दूसरी तरफ दूसरा समझदार लड़के को भी बिल्कुल सेम सैलरी पर जॉब मिली थी। राजेश ने भी गाड़ी ली, लेकिन सेकंड हैंड। वह भी बिना किसी लोन लिए। वह इस बात को समझता था कि गाड़ी उसके लिए बस एक ट्रांसपोर्ट का साधन है जो उसे एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकती है। गाड़ी पर कोई भी डेंट या स्क्रैच लगने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वह अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट कर रहा था। फिर एक ऐसा समय आया जब राजेश ने अपनी खुद का घर खरीद लिया। उसने अपने ऊपर के 2 फ्लोर रेंट पर दे दिए। फिर हर महीने पैसिव इनकम कमाने लगा। पैसिव इनकम वह होता है जिसमें किसी भी इंसान को कोई भी काम कुछ भी नहीं करना पड़ता, लेकिन फिर भी उसकी कमाई होती रहती है। जब राजेश को अपनी सैलरी के साथ रेंट भी मिल रहा था, यानी कि वह समझ गया था पैसों से और ज़्यादा पैसे कैसे कमाया जा सकता है, यानी अपने पैसों को सही जगह इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। 5 बेसिक इन्वेस्टमेंट। जो इस बात को समझ गया है कि इन्वेस्टमेंट करना कितना ज़रूरी होता है, उसके पास पैसे इन्वेस्ट करने के 5 ऑप्शन होते हैं। सेविंग अकाउंट्स, ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसे हम में से ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। इसमें हर महीने हम कुछ पैसे बैंक में डालते हैं। बैंक उन पैसों को दूसरे लोगों को लोन देने में इस्तेमाल करता है। लोन पर दिए गए पैसे पर बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है, उसकी कुछ कम इंटरेस्ट हमें दे देती है। यानी आप पैसे सेव करके उन पैसों से पैसे कमा सकते हैं। सेविंग करने का हमारा मकसद होता है कि कम से कम हम महंगाई को तो ये बीट कर सकें। इसे एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। मान लीजिए कि आज आपने बैंक में 6% के हिसाब से 100 रुपये जमा किए। 1 साल के बाद आपको 106 रुपये मिलेगा, यानी कि 6 रुपये का इंटरेस्ट के रूप में। लेकिन बदकिस्मती से उस साल महंगाई भी 6% ही था, यानी जो 1 साल पहले आपने 100 रुपये में ख़रीदा था, आज वे सामान आपको 106 में मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आपका रियल इंटरेस्ट तो 0 हुआ, यानी आपका पैसा आपके लिए कुछ नहीं कमा सका। इन्वेस्टमेंट इन कलेक्टिबल, इसका मतलब ये है कि किसी ऐसी कोई चीज़ खरीदना जिसके लिए फ्यूचर में लोग हमें ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार हो जाए। एग्जाम्पल के लिए पुराने सिक्के, कोई एंटिक आइटम, कोई यूनिक पेंटिंग एक्सेट्रा।
जब हम इन चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं तो हम सोचते हैं कि आने वाले समय में ये लोगों को ज़्यादा अप्रियर करेंगी। जैसे मोनालिसा की पेंटिंग, लोग हमें उसके लिए ज़्यादा पैसे देंगे। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये सामान टूट जाए, जल जाए या चोरी हो जाए या खो जाए। ऐसे सिचुएशन में हमारी इन्वेस्टमेंट तो ज़ीरो हो सकती है। हाउस एंड अपार्टमेंट, ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसे एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें हम अदर पीपल मनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि दूसरों के पैसों को यूज़ करके अमीर बन सकते हैं। जिसका मतलब ये है कि इस तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए लोन मिल जाता है। इसमें अक्सर लोग घर की पूरी कीमत का सिर्फ 20% डाउन पेमेंट अपनी जेब से खर्च करते हैं, बाकी 80% लोन से आता है। ज़्यादातर लोगों का घर में इन्वेस्टमेंट करने का मकसद ये होता है कि उसे रेंट पर दे सके, जिससे उनको रेंटल इनकम इतनी हो जाए कि वे लोन की इंस्टॉलमेंट से ज़्यादा हो, ताकि उनकी जेब से लोन का एक रुपया भी खर्च ना हो। देखा जाए तो उसे वह 20% जो उसने डाउन पेमेंट दिया था उस पर मिली है। इतना ही नहीं, लोन चुकाने के बाद भी उसे उस घर से रेंटल इनकम मिलती रहेगी, यानी कि ज़िंदगी भर के लिए पैसिव इनकम। इसके साथ ही जब जब उसके घर की कीमत बढ़ेगी, उसकी रेंट वर्थ भी बढ़ती जाएगी। इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, बॉन्ड्स बस एक कागज़ का टुकड़ा होता है जो ये कहता है कि आपने किसी को लोन दिया है, जिसे आपने लोन दिया है वह कब कब और कितना पैसा आपको देगा, क्योंकि सेविंग अकाउंट से ज़्यादा इंटरेस्ट बॉन्ड्स में मिलता है। इसलिए लोग बॉन्ड्स में ही इन्वेस्ट करते हैं। गवर्नमेंट से लेकर पब्लिक कंपनी सब हमें बॉन्ड्स बेचती है, यानी हमें लोन देती है। अगर हम रिस्क लेने से डरते हैं या सिक्योर माइंडसेट के हैं तो हमें गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, क्योंकि बैंक की तरह ही उनके पीछे भी गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है पूरा। दूसरा ऑप्शन है पब्लिक कंपनी के बॉन्ड्स लेना। सबके मन में ये डाउट होता है, अगर हमने किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीदे फिर वह कंपनी ही बंद हो जाए या वो कंपनी भाग जाए, इस केस में हमारे पैसे तब भी सिक्योर होते हैं, क्योंकि अगर कंपनी का दिवाला निकल जाता है तब इस कंपनी के एसेट्स की नीलामी होती है। इस नीलामी से जो पैसा आता है वो सबसे पहले बॉन्ड्स होल्डर को दिया जाता है, उसके बाद सेल होल्डर को। हमारी इन्वेस्टमेंट तब रिस्क में होती है जब कंपनी के सारे एसेट्स को बेचने के बाद भी इतने पैसे इकट्ठा नहीं हो सके जो कि सभी बॉन्ड्स होल्डर के पैसे चुकाए जा सके। इसी वजह से कई लोग गवर्नमेंट बॉन्ड्स ही लेना पसंद करते हैं। इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक, कई लोग स्टॉक यानी शेयर को ही बेस्ट इन्वेस्टमेंट मानते हैं, क्योंकि इसकी रखवाली हमें नहीं करनी पड़ती। इस तरह के इन्वेस्टमेंट में कंपनी जितना परसेंट ग्रो करेगी, हमारी वेल्थ भी उतनी परसेंट ग्रो करती रहेगी। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें उस कंपनी में कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। जो कंपनी के बॉन्ड होल्डर्स होते हैं, यानी जिन्होंने कंपनी को लोन दिया है, उन्हें बस उतने ही पैसे दिए जाते हैं जितना उस बॉन्ड्स को खरीदने में दिया था। फिर वह कंपनी को आगे चलकर चाहे माइक्रोसॉफ्ट या रिलायंस ही क्यों ना बन जाए, लेकिन जो शेयर होल्डर होते हैं वे कंपनी की ग्रो का पूरा मज़ा उठाते हैं।
यानी अगर कंपनी 20 गुना बढ़ेगी तो उनकी इन्वेस्टमेंट भी 20 गुना बढ़ जाएगी। अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना है तो ऐसा नहीं है कि हमें करोड़पति पहले से होना पड़ेगा या लखपति होना पड़ेगा। आप 500 रुपये से भी इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आज का शेयर प्राइस 447.65 चल रहा है। इसका मतलब ये है कि 447 रुपये 65 पैसे में ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कुछ हिस्सा आप खरीद सकते हो। ऑथर कहते हैं कि अगर हम ये भी नहीं करना चाहते हैं तो हम किसी कंपनी को ट्रैक करना शुरू कर दें, फिर उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़कर या इमेजिन कर सकते हैं कि हमें उसके शेयर खरीदना चाहिए या नहीं। अब हमें ये देखना होगा क्या हम लॉन्ग टर्म में उस कंपनी को उतार चढ़ाव के बिहेव पर प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं या नहीं, यानी क्या हमारे इमेजिनरी शेयर की वैल्यू बढ़ी या नहीं। जब हमें कुछ अंदाज़ा होने लगे तब आप सच में शेयर खरीदना शुरू कर सकते हैं। जब लोगों को शेयर में नुकसान होता है तो ये शेयर्स की गलती नहीं होती, बल्कि उसमें गलती शेयर खरीदने वाले व्यक्ति की होती है, क्योंकि जितना वक्त हम एयर कंडीशनर को खरीदने में लगाते हैं उतना वक्त हम किसी कंपनी के शेयर को खरीदने में नहीं लगाते। जल्दबाजी में किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स। अगर हम खुद अपने पैसों को इन्वेस्ट करना नहीं चाहते तो ऑथर कहते हैं कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में एक एक्सपर्ट होता है जिसे फंड मैनेजर कहा जाता है। इसका काम होता है मार्केट में अलग अलग कंपनी को स्टडी करना, ये देखना कि कौन कौन सी कंपनी फ्यूचर में ग्रो कर सकती है। म्यूचुअल फंड्स में कई लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। उदाहरण के लिए आपने 2 लाख इन्वेस्ट किया, मैंने 1 लाख इन्वेस्ट किया। अब फंड मैनेजर इन सारे पैसों को कई अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट कर देता है। अगर ये सारी कंपनियां ग्रो करती हैं तो ये सारा प्रॉफिट इन्वेस्टर्स को उनके लगाए गए पैसों के हिसाब से दे दिया जाता है। इसी तरह अगर लॉस हुआ वह भी इन्वेस्टर को ही सहना पड़ता है। अब क्योंकि फंड मैनेजर हमारे लिए काम करता है तो वह इसके लिए कुछ कमीशन लेता है, जिसे एक्सपेंसेस रेशियो कहा जाता है। टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स। अगर हमें इन्वेस्ट करने में मज़ा आ रहा है तो हम शेयर खरीद सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि इसके लिए हमें MBA करने की ज़रूरत नहीं है। एक आम आदमी अपने लिए शेयर ढूंढ सकता है, यहाँ तक कि किसी फंड मैनेजर से ज़्यादा इंटरेस्ट भी कमा सकता है। ऑथर कहते हैं जो लोग खुद इन्वेस्ट करते हैं उन्हें 5 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। डॉट्स इन्वेस्टर्स, ये वे लोग होते हैं जो गेस करते हैं, यानी तुक्का मारते हैं। उन्हें कंपनी के बारे में कुछ पता नहीं होता लेकिन फिर भी ये खरीद लेते हैं, सिर्फ ये सोचकर कि किसी दिन शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये बिल्कुल एक लॉटरी का टिकट खरीदने जैसा है। इन्हीं लोगों को शेयर में नुकसान होता है। इन्हीं की वजह से लोग शेयर मार्केट के साथ नेगेटिव इमोशन जोड़ देते हैं। हॉट टिप्स इन्वेस्टर, ये लोग पार्टी में आए हुए मेहमानों और दोस्तों से टिप लेते हैं। अगर कोई कहता है कि रिलायंस में शेयर के दाम बढ़ने वाले हैं, ले लो, तो ये सचमुच शेयर खरीद लेते हैं। टिप भैया रेस्टोरेंट में मिलती है, इन शेयर मार्केट में नहीं। एडुकेटेड इन्वेस्टर्स, ये टीवी पर बोलने वाले लोगों की टिप्स को सुनते हैं, हालांकि ये पिछली दोनों कैटेगरी से कुछ बेहतर होते हैं, फिर भी इसमें गलत डिसीजन लेने का
चेंज ज़्यादा होता है, क्योंकि लाखों लोग इन्हीं टिप्स को सुनकर शेयर को खरीद लेते हैं, जिनकी वजह से किसी को भी फ़ायदा नहीं होता। ब्रोकर टिप्स इन्वेस्टर, ये लोग एक ब्रोकर पर डिसीजन लेते हैं। ब्रोकर जब आपसे कहता है कि मैंने कंपनी को एनालाइज किया हुआ है, इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर दीजिए, आपका पैसा डबल हो जाएगा। हो सकता है कि उसका ब्रोकरेज इंटेलिजेंट हो, उसने सच में कंपनी को एनालाइज किया हो, लेकिन ब्रोकर तो कमीशन बेसिस पर काम करते हैं, यानी वे उन स्टॉक को खरीदने के लिए कहेंगे जिसमें उसको ज़्यादा फ़ायदा हो। डूइंग अवर रिसर्च इन्वेस्टर, ये खुद अपनी समझ से कंपनी को स्टडी करते हैं, फिर अपनी तसल्ली के बाद ही इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ये सबसे बेस्ट इन्वेस्टर होते हैं। लेकिन अगर आप एक बेसिक इन्वेस्टर भी हैं, लेकिन आप कैटेगरी में आप सक्सेसफुल होंगे। हम खुद से स्टॉक को ढूंढना कैसे शुरू कर सकते हैं? सबसे पहले स्टेप है, आप अपने आसपास डेली लाइफ में यूज होने वाले प्रोडक्ट को देखें। जैसे कि एक डॉक्टर देख सकता है कि कौन सी नई दवाई है जो एक बीमारी को ठीक करने की काम आ सकती है। एक फोटोग्राफर देख सकता है कि लोग कौन सा कैमरा खरीद रहे हैं इस समय। एक बार हम किसी प्रोडक्ट को किसी कस्टमर की नज़रिए से देखते हैं तो हम बता सकते हैं कि उस प्रोडक्ट को बनाने वाली कंपनी में सच में कोई दम है या नहीं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप फ़ौरन उस कंपनी के शेयर खरीदने के लिए तैयार हो जाएं। ये बस कंपनी को शॉर्ट लिस्ट करने का प्रोसेस है। अगला काम है कंपनी का डाटा देखना। कंपनी ने पिछले वर्षों में कितने का सेल्स किया है, उस पर कितना लोन है, कंपनी का मैनेजर कौन है, क्या उस कंपनी को नए ऑर्डर मिल रहे हैं या नहीं, और कंपनी के बैंक अकाउंट में कितने पैसे पड़ा है, ये भी देखना है। कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो उसे किन कामों में खर्च कर रहे हैं, यानी वो कंपनी की ग्रोथ के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं या नई कार या प्राइवेट जेट लेने में खर्च कर रहे हैं। अंततः इस छोटी सी समरी से हमने जाना कि किस तरह इन्वेस्टमेंट होती है। इन्वेस्टमेंट कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप समझ ना पाओ। इन्वेस्टमेंट को कई लोग करते हैं, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टमेंट बस कुछ ही लोग करना जानते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समरी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।